आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में पॉड टैक्सी के संचालन को शासन से हरी झंडी मिल गई है। देश की पहली पॉड टैक्सी ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि ग्रेटर नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा पॉड टैक्सी का रूट बनेगा। ये ट्रैक 14.6 किलोमीटर का होगा। पॉड टैक्सी को शुरू करने में 641 करोड़ का खर्च आ रहा है और इसी हफ्ते इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पॉक्सो केस पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है दिल्ली पुलिस ने। नाबालिग पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए थे और इसीलिए पॉक्सो केस में पॉक्सो का जो चार्ज लगा था ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उस पर अपनी क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी है। नाबालिग महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस लिए थे, ये जानकारी हमने आपको दी थी और अब क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दाखिल कर दी है। क्या है इसके अर्थ, क्या है इस रिपोर्ट में? अविनाश तिवारी हमारे दिल्ली संवाददाता हमें बताने के लिए बिल्कुल तैयार है। अविनाश, देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अभी अपनी चार्जशीट दाखिल की है राउजबनी कोर्ट में, उसमें जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का एक्ट लगा था उसके कैंसिलेशन को लेकर के दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। यानी कि अब पॉक्सो एक्ट हट गया है, जो सबसे बड़ी राहत की बात थी ब्रजभूषण के ऊपर, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान था और दिल्ली पुलिस लगातार इसी बात की जांच कर रही थी, क्या नाबालिग के साथ कोई छेड़छाड़ की गई और नाबालिग ने जिस तरीके से राउजबनी कोर्ट में जाकर के अपना बयान दोबारा से बदला था और साफ तौर पर कहा था कि ब्रजभूषण के खिलाफ उसने जो भी आरोप लगाए हैं उसको वापस लेती है। तो ब्रजभूषण के खिलाफ जो एक बड़ा केस बन रहा था पॉक्सो का, वो अब हट गया है। राउजबनी कोर्ट में चार्जशीट ये दाखिल की गई। अब ब्रजभूषण के ऊपर जो मामला बना हुआ है वो छेड़खानी का है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो महिला पहलवानों ने खासतौर से अगर बात करते हुए साक्षी मलिक को या फिर विनोद फोगाट या फिर जो अन्य महिला पहलवान है उन्होंने अपने साथ छेड़खानी का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाए हैं। और तो जो छेड़खानी का आईपीसी में धारा है वो धारा 354 है, यानी कि अब धारा 354 के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। इस पूरे मामले की तफसील से जांच की गई है। दिल्ली पुलिस ने तमाम सारे जगह पर जाकर के साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जाहिर तौर से बात है कि साक्ष्य एकत्रित करने के बाद जो भी चार्जशीट बनी है उसे दाखिल किया गया है राउजबनी कोर्ट में। क्योंकि पहलवानों की जब आखिरी मुलाकात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई थी तो पहलवानों ने साफ तौर पर कहा था कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तब आगे की जो आंदोलन की रणनीति है उसको लेकर के हम फैसला करेंगे। लेकिन उस समय भी खेल मंत्री ने भरोसा दिलाया था कि 15 जून तक दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी। आज की 15 जून है, आज दिल्ली पुलिस चार्जशीट लेकर पहुंची है राउजबनी कोर्ट में। वहां पे चार्जशीट दायर किया गया है और जो सबसे बड़ा मामला बन रहा था उसे हटाया गया है। यानी कि पॉक्सो का जो सबसे बड़ा मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बन रहा था उसे हटाया गया है। अब देखना कि जो छेड़खानी का आरोप लगाया गया है उसको किस तरीके से आगे जो है प्रूव किया जाता है, खासतौर से महिला पहलवानों की तरफ से। और इसके अलावा जो तमाम तरह साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं दिल्ली पुलिस की, अब देखना है कि जो इसमें हियरिंग शुरू होती है तो साक्ष्यों को किस तरीके से इसमें पेश किया गया। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में जाकर के तमाम तरह साक्ष्य जुटाए हैं। तो हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, झारखंड गई है, कर्नाटका गई है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की भी कई स्थानों पर जाकर के दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। जहां जहां पे भी कुश्ती का खेल होता है वहां पर जाकर के दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं और उन साक्ष्यों के आधार से वहां के तमाम तरह लोग मौजूद रहे हैं उस आयोजन के दौरान, उस खेल के दौरान, उनके भी वहां पे गवाह लिए गए हैं। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह के घर में जो लोग कार्य करते रहे हैं, चाहे दिल्ली के आवास से, चाहे गोंडा के आवास से, चाहे लखनऊ के आवास से, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं कि ब्रजभूषण का जो व्यवहार रहा है वहां पे जो काम करते हैं उनके लोगों के साथ किस तरीके से रहा है, जो महिलाएं मिलने आती थी उनके साथ किस तरीके से रहा है, ये तमाम सारे साक्ष्य दिल्ली पुलिस ने एकत्रित किए हैं। और जो ब्रजभूषण का दिल्ली स्थित सरकारी आवास है अशोक रोड पे, वहां पर भी दिल्ली पुलिस गई थी, क्योंकि ब्रजभूषण जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं तो वहां पे अपना एक कार्यालय बना रखा था कुश्ती संघ का, तो वहां पर भी जाकर तमाम तरीके साक्ष्य जुटाई गई दिल्ली पुलिस की ओर से। अब देखना है कि किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता है कि पहलवानों की तरफ से जो बहुत बड़ा चार्ज फ्रेम कराया गया था उस चार्ज से ब्रजभूषण शरण सिंह अब बाहर निकल आए हैं। उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि पॉक्सो बहुत ही गंभीर धारा होती है, इसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है और तत्काल तमाम तरह की चीजें होती है वो होती है। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण लगातार शुरुआत से कहते आ रहे थे अपने खिलाफ अगर किसी जो के खिलाफ आरोप लगा, अगर उचित हो जाते हैं तो खुद फांसी पे चढ़ जाएंगे। तो अब किसी चार्जशीट दायर हो गई है और नाबालिग जो महिला पहलवान है उसके अपने बयान भी वापस के लिए पॉक्सो एक्ट हट गया है। एक राहत की बात जरूर है, लेकिन जो आगे छेड़खानी का मामला इसमें किस तरीके से ट्रायल होता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। पॉक्सो केस पर क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी है। इसमें ही तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान था, जैसा कि अभी अविनाश बता रहे थे। बाकी की जो धारा है उसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, अब उसमें चार्जशीट दाखिल की गई है। बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या कहा गया है।
आगे बढ़ते हैं। औरैया में नशेड़ी पति की हरकतों से परेशान होकर महिला ने दुकान में आग लगा दी और इसके बाद पति ने पत्नी की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। इसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि इस दौरान गश्त पर निकले अजीतमल कोतवाल ने देखते ही महिला की मदद की और पीड़िता की शिकायत सुनकर पति को हिरासत में ले लिया। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। औरैया में नशेड़ी पति से परेशान महिला ने बीच सड़क पर मारपीट की और पति ने पत्नी की बीच सड़क पर पिटाई की। इसका वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इस दौरान जो गश्त पर निकले थे कोतवाल, उन्होंने महिला की मदद की और शिकायत सुनकर पति को हिरासत में भी लिया गया। ये औरैया की तस्वीर है। ये सब कुछ बीच सड़क पर हुआ। दारू गांजा यही पीते हैं, सब मोची की दुकान करते हैं, सब बैठाते उठाते यही पीते खाते हैं। हम लड़का बच्चा अगर रुपया मांगते हैं तो मारपीट करता है, गेटे फाड़ता है, घर में जाके 12-1 बजे जाता है और कहता है हमारे पास कुछ नहीं है। ये मांगते हैं, जब मांगते हैं आग लगी आई कि हम जा रहे थे राजवीर यादव की हलवाई पे लगने के लिए कि काम मांगने के लिए। हमने आग कैसे दुकान में आग कैसे लगाई? आग लगी। हम जब रुपया मांगने लगे थे यही कहने लगा कि ले सारी झूठ लगाती है, ले पैसा ले, या सारा पैसा ले, आग लगा के ले ले। अगली खबर गाजियाबाद से है। वहां के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में आग से हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल के जनरेटर में भीषण आग लगी हुई है और अस्पताल के कर्मचारी इस आग को बुझाने में जुटे हैं। सूचना के बाद अब तक मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। तस्वीरें देखिए आप। ये सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है जहां पर लगी हुई आग को आप देख सकते हैं। लपटें उठती हुई जनरेटर में भीषण आग लगी और अस्पताल के कर्मचारी ही आग को बुझाने में जुटे हैं। फायर ब्रिगेड अभी तक सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा है। एक्सक्लूसिव फुटेज ये गाजियाबाद के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल का, जिसके जनरेटर में आग लगी और आग ने फिर उसके बाद देखिए कैसे और भी आसपास की चीज़ों को अपने आगोश में लिया और अस्पताल के कर्मचारी इसको बुझाने में जुटे। लेकिन जब सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई तो वो सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल गाजियाबाद की तस्वीरें। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के मरियम हॉस्पिटल में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जनरेटर में आग लग गई है और आग लगने के बाद यहाँ पर अफरा तफरी का ये माहौल देखने को मिल रहा है। काफ़ी देर से ये आग लगी हुई है लेकिन जो फायर विभाग है वह अभी तक नहीं पहुंचा। हालांकि इनके पास अपने जो सिलेंडर हैं आग बुझाने के लिए उससे काफ़ी देर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आग इस समय धलक रही है इस जनरेटर में। ये बड़ा जनरेटर है जिसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मथुरा से है। वहां पर वकीलों ने हंगामा कर दिया है। महिला थाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और महिला थाने के सामने ही वकीलों ने जाम लगा दिया है। ये ताजा खबर, ताजा अपडेट इस वक्त मथुरा से। वकीलों ने महिला थाने के सामने ही जाम लगा दिया है। उनका कहना है कि महिला थाने में भ्रष्टाचार चल रहा है। आरोप महिला थाने पर लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के वकीलों के द्वारा और इसी बात से क्षुब्ध होकर, गुस्से में आकर उन्होंने महिला थाने के सामने ही जाम लगा दिया है। बड़ी संख्या में इस दोपहर की धूप में वहां पर थाने के सामने वकील इकट्ठे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये मथुरा की तस्वीरें हैं। इन वकीलों का जो कि जाम लगा चुके हैं वहां पर, उनका ये कहना है कि इस थाने में भ्रष्टाचार है। इसी से कुपित होकर, इसी से क्षुब्ध होकर, इसी से असंतुष्ट होकर उन्होंने यहां महिला थाने के सामने ही जाम लगा दिया। एक बड़ी अपडेट है। माफिया अतीक के करीबियों पर दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी जारी है। लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और दिल्ली में ईडी की छापेमारी चल रही है और छानबीन में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियों समेत संवेदनशील कागजात भी बरामद किए गए। छापेमारी में ईडी को मिले फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के निवेश के सबूत हैं। प्रयागराज के 2 बड़े बिल्डर्स समेत रियल एस्टेट के कई कारोबारियों के ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। 2 बड़े बिल्डर्स पर भी ईडी ने छापे मारे हैं। अतीक के करीबियों पर ईडी की छापेमारी, बेनामी संपत्तियों के समेत दस्तावेज भी बरामद किए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इन छापों पर और विस्तार से हमें जानकारी देने वाले हैं। मोइन, देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कस रही है। कल से ये कार्रवाई शुरू की गई है। कल 4 शहरों में छापेमारी की गई थी, जिनमें प्रयागराज, जो कि अतीक अहमद का गृह जनपद था, वो था।
लखनऊ, नोएडा और दिल्ली 4 शहरों में तकरीबन 2 दर्जन जगहों पर छापेमारी की गई थी और कल शाम तक जो छापेमारी की गई थी उनमें ईडी की टीम को तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे। कुछ जगहों पर आज भी जो है जो छापेमारी की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, उसे आज भी आगे जारी रखा गया है। हालांकि ईडी की टीम इस पूरी कार्रवाई को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दे रही है। उसका कहना है कि इस बारे में अभी मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो जाएगी, जब बरामदगी हो जाएगी तो उसका नोट जो है वो मीडिया को दे दिया जाएगा। लेकिन जो ईडी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अतीक अहमद के करीब 1 दर्जन से ज्यादा करीबियों के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। कल से ये छापेमारी चल रही है और इससे पहले आपको बता दें कि 12 अप्रैल को जब अतीक और अशरफ को उनकी अलग अलग जेलों से प्रयागराज लाया जा रहा था, तब भी छापेमारी प्रयागराज में की गई थी। उससे 72 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे, तमाम ज्वेलरी बरामद हुई थी और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। तो जिनके यहाँ पहले छापेमारी हुई थी उनमें से कुछ लोग शामिल हैं। इसके अलावा ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अतीक अहमद के रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए थे, बिल्डर थे, अतीक अहमद के करीबी थे, उसके गिरोह के लिए काम करते थे, गिरोह के लिए फाइनेंसर की तरह काम करते थे। इन सभी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और ईडी के सूत्रों का यह भी दावा है कि जल्दी अतीक अहमद की कई प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया है और उन प्रॉपर्टीज को सीज भी किया जाएगा, जब्त भी किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोइन। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव की पार्टी कार्यालय पर एक और अहम बैठक है और इसमें गोरखपुर जिले के तहत आने वाली सभी 9 विधानसभाओं के प्रमुख नेताओं, पूर्व विधायकों और नगर निगम के चुनाव में जीते सपा पार्षदों के अलावा सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में गोरखपुर में होने वाले सपा के आगामी प्रशिक्षण शिविर की तैयारी को लेकर मंथन होगा। इसमें अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। बैठक में शामिल होने पहुंचे सपा नेताओं का कहना है कि 2024 चुनाव को लेकर सपा की बहुत तगड़ी तैयारी है। अखिलेश यादव जो भी निर्देश देंगे उनका पालन किया जाएगा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव भी लगातार रणनीति बना रहे हैं। पहले प्रशिक्षण शिविर हुए, फिर पुनरीक्षण प्रभारियों की बैठक हुई। आज गोरखपुर क्षेत्र के जो भी नेता हैं उनकी बैठक बुलाई गई। गोरखपुर क्षेत्र से विधायक आज क्या बैठक बुलाई गई? अब तो अंदर मालूम है भैया। अब आप लोग गोरखपुर से आए? जी। अब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश पाने आए हैं, पाएंगे लेके जाएंगे। देखिए, बिल्कुल गोरखपुर के आज तमाम जो नेता हैं उनको बुलाया गया है पार्टी कार्यालय पर। गोरखपुर में कुल 9 विधानसभाएं आती हैं। सभी 9 विधानसभाओं में जितने भी पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया। जो निवर्तमान वहाँ पार्षद चुने गए हैं, नवनियुक्त पार्षद हैं, उन सभी लोगों को आज इस बैठक में बुलाया गया है पार्टी कार्यालय पर और ये बैठक शुरू होगी। इसमें तमाम सारे जो पार्टी के लोग, आप लोग भी गोरखपुर से आए हैं, क्या आपका क्या पद है? मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी। अच्छा, योजना सर, तो सभी लोगों को बुलाया, जितने इनके प्रकोष्ठ हाँ, को बुलाया गया। 24 मकसद है के लिए 24 की तैयारी के लिए। शिक्षण भी होगा। हाँ। अच्छा, क्या माहौल है अभी गोरखपुर की? अगर बात करें पार्टी क्या तैयारी? पार्टी का माहौल बहुत ही अच्छा है। देखिए, बिल्कुल गोरखपुर से यानी जितने भी मेन बॉडी एक हो गई, उनके जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। इसके अलावा जितने भी प्रकोष्ठ हैं समाजवादी पार्टी के, उन सभी लोगों को बुलाया गया आज की इस बैठक में। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रशिक्षण शिविर होगा, क्योंकि वो अब हर एक लोकसभा में होना है। लखीमपुर हुआ, नैमिषारण्य हुआ, फिर उसके बाद हरदोई में होना है, उसके बाद गोरखपुर में भी अब इसको करने की तैयारी। इसके अलावा अखिलेश यादव जो लोक जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या रूट मैप होगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी और ख़ासतौर से गोरखपुर पर समाजवादी पार्टी का विशेष फोकस है। आगे बढ़ते एक अहम अपडेट के साथ। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद का छात्रों को फरमान आया है, अंग्रेजी और उच्च शिक्षा से दूर रहें छात्र। ये कह रहा है दारुल उलूम देवबंद, और आदेश न मानने वाले छात्रों को बाहर निकाला जाएगा। ये भी कह रहा है पहले आलिम बाद में बने डॉक्टर और इंजीनियर। ये कहना है दारुल उलूम देवबंद का, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित इस्लामिक संस्थान है। मदरसा हमारा दीन है, हमारी दुनिया नहीं। 2 नाव में समार होने वाला कभी भी मंजिल नहीं पा सकता, ये दारुल उलूम देवबंद का कहना है। और ये प्रीटेक्स्ट देते हुए यह आदेश दिया गया है कि
अंग्रेजी और उच्च शिक्षा से दूर रहें। आदेश न मानने वाले छात्रों को बाहर निकाल दिया जाएगा। हैरान करने वाला ये देवबंद दारुल उलूम का कहना है कि पहले आलिम और फिर बाद में बने डॉक्टर और इंजीनियर। आगे कहा जाता है कि मदरसा हमारा दीन है, हमारी दुनिया नहीं। दो नाव में सवार होने वाला कभी भी मंजिल नहीं पा सकता। दारुल उलूम देवबंद ने मदरसों को दीन बताया है। पूरा प्रकरण हम आपको बता रहे हैं। ये रहा फरमान, ये पूरा फरमान क्या है दारुल उलूम देवबंद का, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी का यह फरमान है। दारुल उलूम देवबंद के छात्रों के लिए यह नई गाइडलाइन और छात्रों के अंग्रेजी या दूसरी भाषा सीखने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस फरमान के द्वारा पढ़ाई के दौरान कक्षा से बाहर भी जाने पर कार्रवाई करेगा संस्थान, और छात्रों ने अगर आदेश नहीं माना तो उन छात्रों को निष्कासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद में दीनी शिक्षा लेने पर ज्यादा जोर है और दारुल उलूम देवबंद के नए फरमान से छात्र मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि इसमें अंग्रेजी और उच्च शिक्षा को लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके लिए मना कर दिया गया और जो आदेश नहीं मानेंगे उनको संस्थान से निकाल दिया जाएगा। दीनी तालीम को तवज्जो देने की बात है, मदरसों को दीन बताया गया है। एक बार फिर दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से एक झूठी और बेबुनियाद बात बार बार मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश की जा रही है और इसमें ये बात कही जा रही है कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों को और स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने पर उनका निष्कासन करने का हुक्म जारी किया है। ये फरमान है जो आप देख सकते हैं उर्दू में है, देवबंद दारुल उलूम के छात्रों के लिए, और इसमें कहा गया कि अंग्रेजी और उच्च शिक्षा से दूर रहें। दो नाव में सवारी करने वाले कोई मंजिल नहीं पाते। दीनी तालीम को तवज्जो दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।